नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। ईरान की विध्वंसक मिसाइलों के आगे सुपर पावर अमेरिका बेबस हो चुका है। ट्रंप इस समय अपनी साख बचाने की हर संभव कोशिश में जुट गए हैं। ट्रंप अब ईरान को डील करने का आखिरी मौका देने की बात कह रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सच में कोई वार्निंग है या फिर ट्रंप की चालबाजी का एक और नया पैंतरा है। ट्रंप का युद्ध के मोर्चे पर अचानक से इस तरीके से यू टर्न लेना पूरी दुनिया को चौंका रहा है। खास तौर पर खाड़ी देशों में इस वक्त खौफ और भय का माहौल पैदा हो गया है। वजह बिल्कुल साफ है, सुपर पावर अमेरिका अब युद्ध नहीं बल्कि युद्ध विराम चाहता है। ट्रंप ने ईरान को क्या चेतावनी दी है, चलिए अब आपको वो बता देती हूं। ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का फाइनल अल्टीमेटम है। ईरान के पास इस समझौते का आखिरी मौका है, यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। अगर बातचीत नाकाम रही तो यूएस सैन्य कार्रवाई करेगा, यह डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा हॉर्मुज पर अमेरिकी नौसेना का पूर्ण नियंत्रण है और उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में बातचीत शुरू होगी। हॉर्मुज फिर से खुल जाएगा। जो अमेरिका कभी आंखें दिखाता था, आज वो युद्ध विराम की भीख मांग रहा है। मध्य पूर्व के समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। ईरान आज के दौर में अरब जगत का नया खलीफा बनकर के उभर रहा है, जिसके मिसाइल बेड़े ने वाशिंगटन से लेकर के तेल अवीव तक हड़कंप मचा रखा है। लेकिन इस जंग का त्रिकोण बेहद पेचीदा हो चुका है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति गिड़गिड़ा रहे हैं, वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तबा किसी भी तरह की बातचीत के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। मुस्तबा ने साफ कर दिया है कि अमेरिका से कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी तरफ इजराइल पूरी तरीके से आग बबूला है। इजराइल का एक ही एजेंडा है, ईरान का समूल सर्वनाश। खाड़ी देश इस बात से डरे हैं कि अगर अमेरिका पीछे हटा तो अमेरिका का सहयोग करने की सजा ईरान जरूर से देगा। सवाल यह है कि क्या ट्रंप का यह यू टर्न मिडिल ईस्ट को किसी बड़े महायुद्ध में झोंक देगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा, उसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। ईरान को अंतिम मौका, ट्रंप की वार्निंग या धोखा। ट्रंप ने फेंका वार्ता का पासा, ईरान ने बताया झांसा। युद्ध पर ट्रंप का यू टर्न तय, खाड़ी देशों को ईरान का भय। सुपर पावर मांगे युद्ध विराम, अरब का खलीफा ईरान। बातचीत को ट्रंप गिड़गिड़ाए, ईरान ने बम बरसाए। अरब से ट्रंप का एग्जिट रूट, ईरान को सौंपेंगे हॉर्मुज। अब सवाल यह है कि क्या खाड़ी में ईरान की ताकत के आगे बेबस ट्रंप के एक बार फिर आखिरी मौके वाली चेतावनी अपनी हार छिपाने की कोशिश है। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल राजन कोचर, विंग कमांडर आलोक सहाय भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों की जानकार रोहित शर्मा जी हमारे साथ हैं और ईरान मामलों की जानकार हकीम रजा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मेजर जनरल राजन कोचर, हर बार ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन का अल्टीमेटम दिखाई देना, दिया जाना, ये अमेरिका की बेबसी है, इसलिए वो बार बार कदम उठाने की जगह कदम पीछे हटाने की बातें कह रहे हैं। जय हिंद। ये मैं एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक मिलिट्री एनालिसिस इसका देता हूँ, बिकॉज ये पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एनालिसिस के दायरे में नहीं आता है। अब आप इसको अमेरिका की सिचुएशन आज की डेट में देखिए कि अमेरिका के पूरे जितने भी उनके रिजर्व्स थे वो काफ़ी हद तक डिप्लीट हो चुके हैं। इसका मतलब है कि जब उसके पास थार्ड और ये पेट्रियट इंटरसेप्टर्स तकरीबन इस लड़ाई के स्टार्टिंग में 4500 थे और आज जो एक ऑथेंटिक पेंटागन की रिपोर्ट है
जिसमें 867 पे ये आपका नंबर आ चुका है। इसका मतलब कि अगर और लॉकहीड मार्टिन को इसको अमेरिका ने अभी 58.6 बिलियन डॉलर्स का एक ऑर्डर दिया है, जिसमें 2000 इंटरेस्ट आने हैं, तो उसमें भी टाइम लगे। तो जब हम इन चीजों को जोड़ते हैं और ट्रम्प की स्टेटमेंट के साथ इसको रिलेट करते हैं, तो ये चीज साफ हो जाएगी, अमेरिका इस लड़ाई को लंबा नहीं खींच पाएगा। और वो इसलिए नहीं खींच पाएगा, देखिए आपके पास रिजर्व्स होते हैं, वो आपको इसको रशिया की भी चुनौती आएगी टाइम पे। अगर इसको रशिया जो आपका अपना ईस्टर्न फ्लैंक नेटो को ये अगर एक्टिवेट कर देता है, तो अमेरिका के पास भी तो कुछ होना चाहिए उसको रिटेलिएट करने के लिए। दूसरा, अगर चाइना तैवान फ्रंट को एक्टिवेट कर देता है, तो वहां अमेरिका क्या करेगा? सो अमेरिका एक्चुअली फंस गया इस लड़ाई। वो सोचता था कि जल्दी में निपटारा हो जाएगा, पर ये निपटारा हो नहीं सका। और एक सेकंड इंपॉर्टेंट जो इसके साथ आपको लिंक करने वाला पॉइंट है, ये अमेरिका ने तकरीबन 1500 से 2000 टारगेट्स इसको ईरान में ऑलरेडी एड्रेस कर दिए। अब जी। उनके पास जब वो टारगेट एनालिसिस करते हैं, उनके पास टारगेट बचे नहीं। अब वही सेम टारगेट को अगर आप देखें, पिछले जो 12 इसको 13 दिन में जो अमेरिका ने स्ट्राइक किया था, वो काफी सिमिलर टारगेट्स पे बार बार किया था। और मैं बोलता हूं कि एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। इसका मतलब कि आप एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाते हैं कि उसके बाद आप जितना भी इसको फायर करेंगे, आपको उसका फायदा नहीं होगा। तो ये इकोनॉमिक्स में होता है, और इसको यहां ऑलरेडी पर भी आप उन्होंने लगा यानी कि सकते हैं। इतना ज्यादा वहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया है कि अब वो खुद भी नहीं समझ पा रहे कि खाली खंडर में हम और कितने हमले करते रहेंगे। विंग कमांडर आलोक सहाय जी, अब आगे क्या तैयारियां की जानी है अमेरिका की तरफ से? अब पहले भी ये, हालांकि 2 दिन पहले भी यही चर्चा होने वाली थी कि अमेरिका और ईरान एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर आ रहे हैं, लेकिन वो आते आते नहीं आ पाए हैं। इस बार उन्होंने मध्यस्थ भी तय कर दिए हैं, लेकिन अभी भी ईरान को बातचीत की टेबल पर लाना, और वो भी अमेरिका अपने भरोसे लेकर के आए, ये थोड़ा सा नॉट पॉसिबल वाली स्थिति है, क्योंकि अमेरिका ऐसे कृत्य लगातार कर रहा है जिसके बाद ईरान ने भरोसा खो दिया है अमेरिका के ऊपर से पूरा। मीनाक्षी जी नमस्कार। देखिए, नमस्ते। बिल्कुल भरोसा खो दिया है, और ये ट्रम्प जो है बहुत बुरी तरह से शेमलेस तरीके से स्टेटमेंट दे रहा है कि ईरान से हमारी बातचीत हो रही है, कोई बातचीत। और ईरान खुलेआम पब्लिक स्टेटमेंट दे रहा है कि हमसे तो कोई बात ही नहीं चल रही है, और ये कह रहा है कि नहीं हमारी बात चल रही है। सऊदी ने हमको रिक्वेस्ट किया है, इसके कारण हमने आक्रमण को रोक दिया है। सऊदी और कुवैत ने बहुत नुकसान हो जाएगा, इसलिए इनके पास एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स नहीं है, पैट्रियट थर्ड नहीं है। और जब ये प्रतिघात करेगा ईरान, तो उसका यू रोक नहीं पाएंगे, अपने एसेट्स को बचा नहीं पाएंगे। अपने एसेट्स, हाई वैल्यू एसेट्स अभी भी उन्होंने मिडिल ईस्ट से शिफ्ट नहीं किए हैं, और शिफ्ट करने के मूड में भी नहीं है। दूसरी बात देखिए, बमबारी जैसा जनरल कोचेस ने बताया, बमबारी अमेरिका कर सकता है, लेकिन जैसा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न उन्होंने बताया ना, वो बिल्कुल सही बात बताया। अब उनके पास नया टारगेट, उस टारगेट पर, जिस टारगेट पर आक्रमण और करके ध्वस्त करने से फर्क पड़ेगा, वहां पर ये आक्रमण कर ही नहीं सकते। वो जो है वो 500 फीट से लेकर के 1000-2000 फीट नीचे तक अंडरग्राउंड है, वहां बंकर बस्टर बम आपके काम नहीं कर रहे हैं। GBU 57 का मैंने बताया 60 मीटर कंक्रीट को ब्रेक करता है, और जहां पर रॉकी माउंटेन्स है, वो 60 मीटर से भी वहां कम नीचे शायद जा पाएगा, वो ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं। तो ये जहां उसका जो जखीरा है, उसके जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, उसको ये खत्म नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए अमेरिका बिल्कुल बुरी तरह हताश हो चुका है। वो आक्रमण करेगा भी तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। अभी आपको एक लेटेस्ट खबर बताऊं मीनाक्षी जी, देखिए इन्होंने बोला है ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो खोल दे, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने वाला है, वार्ता चल रही है। वार्ता चल रही है ईरान और ओमान के बीच में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खोलने पर आपस में उनकी बातचीत चल रही है। और अभी 3 घंटे पहले खबर आई है कि लगभग सहमति इन दोनों के बीच में बन गई है कि जितने भी शिप्स जाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो उत्तरी छोर से जाएंगे, ईरान के पास से होकर के। और जितने वो ईरान के सहमति से जाएंगे, ईरान को नोटिफाई करके, और जो लौटेंगे वो ओमान के तट से लौटेंगे, और ओमान उनको कोऑर्डिनेट करेगा, बट विथ अ नोटिफिकेशन टू ईरान। ठीक है। और
ये जो है एक सर्विस चार्ज लेंगे, बड़े छद्म तरीके से उन्होंने उसको टैक्स वसूली का नाम हटा करके उसको बोला है कि हम एक सर्विस टैक्स लेंगे, और उस सर्विस ये टैक्स मुद्दा का सर पिछले 50-50 महीने से परसेंट डिवीजन 3-4 होगा। महीने से चल भी रहा है। फीस वसूली का मुद्दा जो है वो पिछले कई दिनों से चल रहा है। कभी वो पर्यावरण टैक्स हो जाता है, कभी जाने के लिए सर्विस टैक्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन रोहित शर्मा जी, अब जिन देशों के नाम अमेरिका मध्यस्थ के तौर पर सुझा रहा है, पहली बात तो वो पीछे हटना चाहते हैं, पूरी दुनिया देख ही रही है, अमेरिका पीछे हटना चाहता है। जिन देशों के नाम मध्यस्थ के तौर पर अमेरिका सुझा रहा है, क्या ईरान उनके साथ, और वो देश ईरान के साथ कंफर्टेबल होंगे? क्योंकि ईरान की तरफ से उन तमाम देशों, कतर पर, यूएई पर, सऊदी पर लगातार हमले किए जा रहे थे। देखिए, इस मध्यस्थता में पाकिस्तान की तो बहुत बड़ी बेइज्जती हुई, बहुत बड़ी, और कोई और कंट्री अब अपनी बेइज्जती कराने के मूड में है तो आ जाए कराने, क्योंकि ये वॉर खत्म होती दिख नहीं रही है। लास्ट वॉर हमारी बातचीत चल रही है, लास्ट चांस है। ट्रम्प बोल रहे हैं, ईरान क्या बोल रहा है, ईरान बोल रहा है कौन सी बातचीत, कैसी बातचीत, किसकी बातचीत, हम तो जानते ही नहीं। तो अगर ये सूरत हाल है कि बातचीत को डिनाई किया जा रहा है, आउटकम तो हम बाद में देखेंगे, आएगा नहीं आएगा, और आ गया तो दोनों एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। एमओयू के क्या हाल हुआ, एक्सेप्ट पहले तो कई पंगे पड़े, और उसके बाद फिर वो डिले होता चला गया। उसके बाद ट्रम्प के ट्वीट के बाद ईरान पुल आउट कर गया, फिर मुश्किल से पहुंचा, एमओयू साइन हुआ, जो एग्रीमेंट होना था वो एमओयू बन गया, और एमओयू भी कोलैप्स कर गया। तो ऐसे सूरत हाल में ये तो मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, जहां तक बात है, इन्होंने चार्ज की बात की है कि ये चार्ज, दिस चार्ज आई सपोज इज हियर टू स्टे, क्योंकि अब ये है कि हम इस एरिया पे कंट्रोल कैसे रखें। वो कहने की बात है, $1 भी फीस लेना तो कहीं $1 मिलियन की बात कर रहे हैं, $1 भी फीस लेना तो ये मेरा हो गया, ये ऑफिशियल हो गया, और उसको पूरी वर्ल्ड ने मान लिया। दिक्कत यहां है, तो वो चाहेंगे कि नहीं। हाँ, ये जरूर होगा कि अगर बाय चांस इस पर चार्ज लग गया और ईरान और बाकी किसी और कंट्री ने मिल करके कर लिया ये काम, तो इनका तेल महंगा हो जाएगा। ब्रिटिश पेट्रोलियम के प्रॉफिट्स हैं डबल हो गई इस वॉर की वजह से। तेल की कीमत ऊपर गई, साथ में तेल की कीमत जाने के बाद उनके पास ऑर्डर और है। यही कुछ ऐसा ही शायद अमेरिकन ऑयल कंपनीज करना चाहती है कि यहाँ पर पंगा बना दे ताकि यहाँ का तेल ना निकल पाए। ईरान तो निकाल लेगा अपना तेल, ईरान की तो अपना ही एरिया, दूसरा अमेरिका कब तक बैठा रहेगा। ऑयल लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है। अगर मैं आपको 20 साल पहले लेके जाऊं, 30 साल पहले लेके जाऊं, आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो चल रहे हैं, ये 30 साल पहले क्यों नहीं बने? बन सकते थे। या 30 साल पहले हमारे पास बिजली नहीं थी, या 30 साल पहले हमारे पास बैटरीज नहीं थी? ये ऑयल लॉबी थी जिसने इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनने नहीं दिया। थैंक्स टू चाइना, जिसने इतने मास स्केल पे बनाए, और मास स्केल पे बनाने के बाद अमेरिका को फोर्स कर दिया कि आप भी बनाइए, अदरवाइज तो ऑयल लॉबी बनने ही नहीं दे रही थी। ऑयल लॉबी की वजह से तो ईरान का हमला हुआ था, ऑयल लॉबी की वजह से इराक पे हमला हुआ, ऑयल लॉबी की वजह से ही इजिप्ट लेबनान दोनों के दोनों डूब गए। तो ये ऑयल लॉबी थी जो ये काम कर रही थी, और ये अमेरिकन ऑयल लॉबी या ब्रिटिश ऑयल लॉबी वो चाहेंगे नहीं, पूरे अफ्रीका को बर्बाद कर रखा है इस ऑयल लॉबी ने। तेल वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर वाटर, सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडेड आइटम, और उसमें मैसिव प्रॉफिट्स है। और मैसिव प्रॉफिट्स मतलब जब भी कभी आप ट्रम्प की जो गवर्नमेंट रही है इसकी हिस्ट्री देख लीजिए, ट्रम्प की गवर्नमेंट, ट्रम्प की पार्टी की हिस्ट्री देख लीजिए। जॉर्ज बुश थे, जॉर्ज बुश ने भी यही काम किया, जॉर्ज बुश के फादर ने भी यही काम किया। क्यों? क्योंकि इनको ऑयल लॉबी को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज का इशू सॉल्व होने नहीं दिया जाएगा। ऑयल लॉबी का प्रेशर, इलेक्शंस का प्रेशर, वो चाहते हैं कि ये सॉल्व हो जाए। प्रेसिडेंसी जो अमेरिका की है, राष्ट्रपति पद, उसकी गरिमा गिरती जा रही है, और इस समय सूरत हाल ये है कि इलेक्शन होने दीजिए। फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर इलेक्शन होता है हर बार, तो फर्स्ट ट्यूसडे बहुत दूर नहीं है, रिजल्ट सामने आ जाएंगे। ट्रम्प की प्रेसिडेंसी कोलैप्स करती दिख रही है। ट्रम्प हो सकता है ट्रम्प का इम्पीचमेंट भी हो जाए। ट्रम्प को ये बात समझ में आ रही है, ट्रम्प के एडवाइजर्स को समझ में आ रही है, लेकिन ट्रम्प कुछ इस तरीके के डिक्टेटर है जो आदमी उन्हें सही बात बताता है उसे फाइट कर देते हैं, उसे निकाल देते हैं उनसे। तुलसी गैबार्ड गायब हुई, और हमने 10 देखे, आर्मी ने भी एयरफोर्स तीनों। हाँ। एक कंट्री है जिसने दूसरे कंट्री पे अटैक किया है, उस कंट्री पे बहुत नुकसान है, उसके बाद भी आर्मी ने भी एयरफोर्स तीनों गायब हो। बिल्कुल, उस कंट्री का आखिरकार लेकिन स्टैंड क्या है? ईरान का स्टैंड क्या है हकीम रजा जी बातचीत करने के मामले में? बातचीत करना चाहता है ईरान, या फिर इसी तरीके से युद्ध में ही रहना चाहता है?
नमस्कार जी। जी। देखिए, ईरान में पहले जो जितने बातचीत करना चाहता था कर लिए। अभी अवाम किसी हालत में भी राजी नहीं है बातचीत पे, और कोई भरोसा ही नहीं है। आपने देख लिया, कई बार बातचीत हुई, उसी टाइम पे धोखा दे रहा था। तो आपके पैनलिस्ट ने अच्छी तरह समझाए, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, सब चीज अच्छी तरह समझाए हैं। मैं अलग तरीके में लेके जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो जिस हिसाब से ट्रंप साहब ने जंग के लिए आए थे, उनका जो मकसद, कोई भी जंग के लिए एक मकसद होता है। मकसद क्या था? रिजिम चेंज। वो तो अभी बोलने लगे कि पब्लिक उनके साथ है, अब रिजिम चेंज छोड़ दिया। अभी बोल रहे हैं कि सिविलियन को सबको मार दूंगा, ब्रिजेस को मार दूंगा, पावर को मार दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। ये सब चीजें हैं ना, दादागिरी, गुंडाइज्म, जो सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा, ये सब चीजें चलने वाले नहीं है आज के दौर में। जिस तरीके का जो तानाशाही, जिस तरीके की जो उनकी अहंकार, जिस तरीके की ज्यादा दादागिरी, अभी वो चीजें कोई भी लोग खड़ा हो जाएगा मजलूम का। देखिए, जालिम का कब तक चलेगा? आप मकसद से हट जाओगे। ये ईरान क्या है, एक आइडियोलॉजी पे जंग लड़ रहा है। उनकी आइडियोलॉजी है कि मसलन जो किरदारी जंग, एक तरफ है एस्टीम फाइल्स के जितने भी हैं, इसमें देखिए अभी फ्यूचर में जितने भी खाड़ी देश के किंगडम्स हैं, जो भी एस्टीम फाइल्स में, सबको इसराइल लाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अमेरिका नहीं चाहता हुआ भी अमेरिका को भी आना पड़ा, क्योंकि एस्टीम फाइल में फंसा हुआ था। ये किरदार है, ये एस्टीम फाइल की जालिमाना किरदार एक तरफ है, मजलूमाना किरदार एक तरफ है। ये दोनों किरदारी जंग है। यहाँ पर आप है ना, ये किरदार में आइडियोलॉजी क्या है? हुसैनी आइडियोलॉजी। क्योंकि आज अरबई खत्म हो रहा है। आज देखा आपने, इराक में करोड़ों लोग जमा हुए थे, इसी तरह पूरी दुनिया में हर शहर में हर जगह लोग जमा हुए हैं। सिर्फ क्या है, मजलूम बोल रहे हैं कि हमारा ये पूरे जमा होने का सब परचम हाथ में क्या है, रेड फ्लैग्स लेके हैं कि हमें बदला चाहिए, हमें बदला। यानी 1400 साल पहले जो हुआ है, ये किरदारी जंग जो चल रही है, जो कैरेक्टर वॉर चल रही है, वो आज तक चल रही है। इसमें खुल के आ गया है कि आप समझाने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे जो यजीद जो का जो किरदार था, उस टाइम पे आज क्या है, अमेरिका के पास मिलिट्री पावर है, चाइना के पास इकोनॉमिक पावर है। उस टाइम पे यजीद के पास इकोनॉमी और मिलिट्री पावर, यानी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर शख्सियत थी। एक स्मॉल जो प्रॉफिट मोहम्मद के सन जो नवाज से थे, वो छोटी सी लेके गए, पूरे शहीद हो गए, मगर आज भी मकसद बाकी है। ये जब मकसद आइडियोलॉजी पे जंग लड़ता है ना, इसमें क्या है, जितने शहादतें मिलते हैं उतना पावरफुल होते हैं। वो बोल रहे हैं कि आओ हमें शहीद करो, और हमें स्ट्रांग बन रहा है, और हमें इसी तरह आप देख रहे हैं ईरान डे बाय डे। पहले आया था, स्टेट ऑफ होर्मुज खुला हुआ था। ईरान पहले ही सुप्रीम लीडर बता रहे थे कि अगर इस बार जंग होगी तो स्टेट ऑफ होर्मुज बंद हो जाएगा। पूरे खाड़ी देशों को पहले ही बताया, आपके पास जितने बेसस हैं सबको मार देंगे। ये सब कुछ हुआ। देखिए, जंग से पहले, वार स्टार्ट होने से पहले, जो ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ थे, उन्होंने सुप्रीम लीडर के पास गए, बोले कि देखो, आप अभी आपके ऊपर टारगेट है, आप है ना यहाँ अभी शहीद हो, आपको शहीद कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि आपको सेफ लोकेशन में हमें लेना जाना चाहते हैं। वो बोले कि नहीं, अब तक मेरा रहना पूरी मुल्क के लिए था, अब मेरा जाना ये पूरे रीजन के लिए इनकलाब लाएगा। इसी तरह ऐसे ही हो रहा है। अभी क्या होगा, फ्यूचर में बातचीत नहीं होगी, जितने खाड़ी देश में किंगडम है वो खत्म हो जाएंगे, डेमोक्रेसी आएगी। इसमें दो कोई शक नहीं है। यहाँ पर जितने लोग जालिम हैं उनका हिसाब लिया जाएगा। यहाँ रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। इसमें देर इज नो नेगोशिएशन, देर इज नो। वहां पर लोग क्या है ना, मजाकरात हराम बोल रहे हैं। हराम है प्रोहिबिटेड, मजाकरात मींस नेगोशिएशन हराम है। तो ये चीजें ठीक जब है, ये आ बात गए तो हैं सही है लोगों कि में पूरी जनता नहीं तरह चाहती है। जनता क्या चाहती है, उसने वो जनाजे के वक्त में मेजर जनरल राजन कोचर बता भी दिया था। लेकिन जनता के चाहने से और जनता के लिए वहां की सरकार क्या चाहती है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। उसे देखते हुए भी कई सारे डिसीजन लेने होंगे वहां की सरकार को। देखिए, आज मुझे ना एक हेनरी किसिंजर का एक सेंटेंस और एक स्टेटमेंट याद आ रही है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ट्रम्प के संदर्भ में बताने के लिए। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ स्टेट्समैन इज टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज डिजायरेबल एंड व्हाट इज पॉसिबल। अब ट्रम्प शायद डिजायर करते थे कि वो इसको ईरान पे पूरा उसका जो आपका रेजाइम का कंट्रोल हो जाएगा उनका,
और एक जो शाह अफगान का रजा पहलवी वगैरह उसको सोने दे के लेके आएंगे एंड ऑल दोज थिंग्स, वो एक डिजायर था, पॉसिबिलिटी नहीं थी। और उसके जो भी कमांडर इन चीफ था, जो मिलिट्री वाला था, उसने उसको एडवाइज किया था ये जो कैंपेन है ईरान का, ये एक पॉसिबल कैंपेन नहीं है जो आप प्लान कर रहे हो। बस जिस तरीके से ईरान का टेरेन है, जिस तरीके से ईरान का एक मिलिट्री सेटअप है जिसमें आईआरजीसी है और बाकी चीजें इन्वॉल्व हैं, वो इसको अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं होगा ये जीत हासिल करना। बट उसने, जिसने भी ट्रंप को अपोज किया, उसने उसको डिसमिस कर दिया। 6 अमेरिकन जनरल रैंक ऑफिसर्स हैव बीन डिसमिस्ड सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर। और जो दूसरा है कि ना तो उसने नेटो को कॉन्फिडेंस में लिया, ना तो उसने अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया, और उसने ये जंग छेड़ दी के ऊपर, और ना ही कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लिया कि इस कांग्रेस में अगर वो उसको जाना था तो उसको एक फंडिंग भी मिल जाती है लड़ाई को लड़ने। आज वो लड़ रहा है, उसको पैसा नहीं है, उसको के लिए पैसा नहीं है, उसने रेवेन्यू बजट खत्म कर दिया है। अभी वो कांग्रेस के पास गया $37.5 बिलियन मांगने के लिए, अभी तक वो पास नहीं हुआ। तो वो एक्चुअली फंस चुका है। अब अगर इसको ईरान का मैं देखूं, एक तरफ एक टाइम था कि ईरान के लोग भी नाखुश थे रिजाइम से, अपनी रिजाइम से, सड़कों पे आ गए थे, आपने देखा था इतने प्रोटेस्ट हो रहे थे ईरान में। आज क्या हुआ है कि ये जो सारे लोगों ने अपने जो इनके जो इंटरनल इश्यूज थे वो साइड में कर दिए, और आज वो हुकूमत के साथ है और एकजुट होकर लड़ रहे हैं। तो ये एक टोटल टर्न अराउंड मैं ईरान में देखता हूँ। ईरान के पैनलिस्ट है यहाँ पे, वो भी इसको सहमत होंगे कि जो एक इंटरनल सिचुएशन ईरान में पहले थी, आज नहीं है वो सिचुएशन। आज लोग आईआरजी के साथ है और हाँ, एक लंबे वक्त से खड़े हुए हैं सर, और हर दिन वहां पर तेहरान में फ्रीडम स्क्वायर पर देखने को भी मिलता है कि लोग एकत्रित होते हैं अपनी सरकार के लिए, आईआरजीसी के लिए। लेकिन विंग कमांडर आलोक साय जी, अभी भी अमेरिका वहां पर है, ये सच है। दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि हॉर्मुज पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो गया है। अब दुनिया भर को कंफ्यूज करके रखा हुआ है कि कहां से जाना है, कौन से रास्ते से वापस आना है और कौन कब हमला कर देगा। कभी आईआरजीसी हमला कर देती है और कभी ये दावा कर दिया जाता है डोनाल्ड ट्रंप की आर्मी की तरफ से कि हमने इतने जहाजों को रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। मीनाक्षी जी, देखिए, अभी जो ये बातचीत की रिपोर्ट आ रही है ना ओमान और ईरान के बीच में समझौता की, इस पर मार्को रूबियो ने बोला है कि वो किसी भी तरह से पैसे के लेन देन के बिल्कुल खिलाफ है, वो ये अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जो ट्रेजरी के जो सेक्रेटरी है बेसेंट, अभी 1 घंटा पहले उनका बयान आ गया कि अब समझौता होने ही वाला है और शायद स्थितियां अब सेटल हो जाएंगी। 1 घंटा पहले अभी आया उनका सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट। तो इसका मतलब अमेरिका जो है वो मन बना चुका है कि किसी तरह को उसको इस क्षेत्र से निकलना है। वो लंबे युद्ध में फंसेगा तो बहुत बुरी तरह पिट जाएगा। दूसरी बात देखिए, ट्रंप ने अभी ट्रुथ सोशल को एक स्टेटमेंट दिया है। पहले तो बोल रहे थे कि ईरान मान जाए नहीं तो बहुत बड़ा मैं हमला करने वाला हूं। अब वो बोल रहे हैं कि ईरान तक कुछ भी तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक वो समझौता नहीं हो जाता या पूरी तरह आत्मसमर्पण नहीं कर देता। मतलब कि अब वो कह रहे हैं कि अगर ईरान आत्मसमर्पण नहीं करता है या समझौता नहीं करता है तो हम ईरान की पूरी घेराबंदी करके रखेंगे, कुछ भी वहां पहुंचने नहीं देंगे। मतलब साफ है, वो पूरे आक्रमण के पक्ष में अब नहीं है। डेन केन ने जो उन्होंने राय दी है बिल्कुल सही दी है, और ट्रंप को समझ में आ गया है कि आक्रमण करने से उनका नुकसान ही होगा। तो आप देखिएगा 1-2 दिनों में, मेरी ऐसी आशंका है मीनाक्षी जी कि 1-2 दिनों में, कल से परसों तक के स्टेटमेंट आएगा कि एक एग्रीमेंट हो गया है और ये सर्विस शुल्क लिया जाएगा और अमेरिका अपनी खुद पीठ थपथपा के वहां से एक्सपर्ट की राय की जरूरत उन्हें बहुत ज्यादा है अमेरिका को खास तौर पर। लेकिन रोहित शर्मा जी, अमेरिका अगर यहाँ से एग्जिट कर भी गया तो मिडिल ईस्ट के बीच के देशों के समीकरण को पूरी तरीके से बदल करके जाएगा। बदल चुके हैं जी, बदल चुके हैं ऐसे कि मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज है वो एक दूसरे पे हमला कर रहे थे। मतलब ईरान सब पर हमला कर रहा था, कहीं यूएई में पीस बाय कर ली या खरीद ली शांति पैसा दे के। सऊदी भी खरीद रहा था, लेकिन सऊदी की सेटिंग तो होती नहीं दिख रही है। बट ये बदल चुकी है। लेकिन अमेरिका क्या एग्जिट कर पाएगा, बड़ा क्वेश्चन ये है। क्योंकि चाइना को कई जगह फंसाया जा रहा है। चाइना कहीं अपनी एनर्जी को या बोले थे अपनी रिसोर्सेज को फंसाए रखे,
रशिया के रिसोर्सेज यूक्रेन वॉर में फंसाए थे। तो इन दोनों को पहली बार तो मौका मिला है कि हम कहीं अमेरिका को फंसाए रखें, इधर से ये निकलने दें। मुझे तो चांसेस कम है। अगर अमेरिका निकलता है तो एक मिथ बहुत बड़ा जो मिडिल ईस्ट में हुआ करता था, गल्फ में हुआ करता था कि अमेरिकन बेस अगर हमारे पास है तो हम सेफ है, वो मिथ टूट चुका। अब आगे आने वाले टाइम में होगा क्या? अगर अमेरिका इससे पुल आउट करता है, मिडिल ईस्ट बहुत बड़ा ग्राउंड बन जाएगा। हम आपस में ये कंट्रीज भिड़ते हुए देखेंगे, गाय बगाए मिसाइल्स जाते देखेंगे, ड्रोन्स जाते देखेंगे, और एक लॉन्ग टर्म में हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया अलायंस, जिसमें अब दूसरे कंट्रीज भी ऐड घुसना चाह रहे हैं, तुर्की भी घुसना चाह रहा है, उसमें कुवैत भी आना चाह रहा है, ये अलायंस कहीं उठता दिखेगा। चलिए सर, अब देखते हैं कि आखिरकार 2-3 दिन में ऐसा क्या बदलता है, अमेरिका कितना पीछे हटता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वक्त इतने की इजाजत देता है। रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।